गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज़ पोर्शन के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट डिजीज़ है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इस डिजीज़ की डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव फैक्टर्स, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और डायग्नोसिस एंड थेराप्यूटिक एंड सर्जिकल इंटरवेंशन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का मतलब, जो इसके नाम से हम समझ सकते हैं, गैस्ट्रो यानी स्टोमक, इसोफेजियल यानी इसोफेगस, रिफ्लक्स यानी कि कंटेंट का वापस आना, डिजीज़ यानी बीमारी। इट मीन्स कि हमारे स्टोमक और जो ड्यूडेनल कंटेंट होते हैं वो अपने जो पाथवे जो उनका होता है, जो रास्ता होता है, यानी कि डाउन टू उनको अर्थ की तरफ जाना होता है एलिमेंट्री कैनाल में, फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन आगे की तरफ वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन कुछ कारणों से इनके बीच में जो वॉल पाए जाते हैं, जैसे कि इज लाइक हम बात करें कि इसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक वॉल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में एक वॉल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस तरीके से ये जो वॉल होते हैं ये हमारे फूड कंटेंट को आगे की तरफ जाने के लिए अलाउ करते हैं, बट दे विल नॉट अलाउ द फूड कंटेंट टू रिगर्जिटेट और टू रिफ्लक्स बैकवर्ड इन द इसोफेगस और इन द स्टोमक। ठीक है, ड्यूडेनम से कोई कंटेंट वापस स्टोमक में नहीं जा सकता, स्टोमक से कोई कंटेंट वापस इसोफेगस में नहीं जा सकता। दिस इज ए नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब किसी भी कारण से ये स्फिंक्टर अपनी कैपेसिटी लूज कर देते हैं या अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं, तो फिर इनके जो कंटेंट होते हैं, इज लाइक स्टोमक के कंटेंट और ड्यूडेनम के कंटेंट वापस बैक फ्लो करने लगते हैं। कहाँ पर? अपने से पहले वाले ऑर्गन पर। जैसे स्टोमक के जो कंटेंट हैं वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के जरिए वापस इसोफेगस में एंट्री करने लग जाते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है और ये एक डिजीज कंडीशन होती है। इसी को हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। गैस्ट्रो अगर हम कोज की बात करें कि GERD के क्या कोज हैं, तो इसमें पहला आता है इनकम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और इनकम्पिटेंट पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओबेसिटी, ओवर एज, स्मोकिंग। बहुत सारे ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। अगर हम इसके असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की बात करें, तो इसके असेसमेंट में जो क्लाइंट है जिनको कि GERD की प्रॉब्लम होगी, उन्हें हर्ट बर्न, इट मीन्स पायरोसिस, हर्ट बर्न होगा, पायरोसिस होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, ब्लेंचिंग होगी। बहुत सारे ऐसे अगर 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 इसकी लेवल या इसकी कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, तो हमारा जो स्टोमक का एसिडिक कंटेंट है वो स्टोमक से इसोफेगस में आने लगता है, जिसकी वजह से इसोफेजियल जो लाइनिंग होती है उसमें स्केयर टिश्यू फॉर्मेशन हो जाते हैं। हमारे स्टोमक में एसिडिक कंटेंट पाया जाता है जिसकी पीएच बहुत लो होती है, एटलीस्ट 1.5 to 3.5 जो पीएच होती है वो वहाँ पर होती है। अब वो पीएच जब हमारे इसोफेजियल लाइनिंग पर आएगी या वो एसिड हमारे इसोफेजियल लाइनिंग पर आएगा, तो उस पीएच की वजह से इसोफेगस की जो सेल्यूलर लाइनिंग होती है, जो कि कोलमनर एपिथेलियम होती है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पर स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर इसोफेगस में जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से ये कंडीशन आगे जाकर बाद में बेरेट्स इसोफेगस में भी कन्वर्ट हो सकती है। इनके अलावा अगर हम बात करें GERD की वजह से होने वाले जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो ओरल रिलीज ऑफ द साल्टी सिक्रेशन, जिसे हम वाटर ब्रेश बोलते हैं, डिस्पेप्सिया हो सकता है, डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया, हॉर्सनेस, क्रॉनिक कफ, रिकरेंट न्यूमोनिया। अगर रिकरेंट न्यूमोनिया क्यों हो सकता है? रिकरेंट न्यूमोनिया कब होगा? जब GERD एक बहुत ही सीवियर स्टेट में पहुंच चुकी है, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, देन बार बार स्टोमक के कंटेंट रिफ्लक्स होंगे तो वो गले तक, यानी कि फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स तक आएंगे, उनके जरिए फिर वो अंदर लंग्स में तभी उनके जाने के चांसेज हो जाते हैं। एस्पायरेशन न्यूमोनिया, दैट इज कॉल्ड एज द एस्पायरेशन न्यूमोनिया। तो एस्पायरेशन न्यूमोनिया भी होने के काफ़ी सारे चांसेस बच जाते हैं।
अगर हम GERD के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो GERD के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन 3 तरह के हो सकते हैं। पहला इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा बेरियम स्वलो, दूसरा होगा सियांटिग्राफी, तीसरा होगा एम्बुलेटरी इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। तो फर्स्ट में जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है बेरियम स्वलो, उसमें बेरियम सल्फेट लिक्विड रूप में क्लाइंट को एनपीओ करके 6 to 8 आवर बिफोर एनपीओ करके क्लाइंट को बेरियम सल्फेट की ड्रिंक पिलाई जाती है। देन उसके एक्सरेज लिए जाते हैं और देखा जाता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की लूजनेस या इलास्टिसिटी कितनी है। सियांटिग्राफी में क्या किया जाता है, सियांटिग्राफी में स्टोमक की एम्प्टिंग कितनी हो रही है, यानी कि स्टोमक हमारा कितनी लेवल पर कितना मेजरमेंट है, उसका खाली क्या हो रहा है, उसकी रेट को मेजर किया जाता है सियांटिग्राफी में। एंड थर्ड जो है एम्बुलेटरी पीएच ऑफ द ईसोफेगस, इसमें ईसोफेगस की पीएच को चेक किया जाता है बिकॉज ईसोफेगस में एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं पाया जाता है। अगर ईसोफेगस की पीएच एसिडिक आ रही है तो इट मीन्स कि स्टोमक के जो कंटेंट है वो रिगर्जिटेट और रिफ्लक्स होकर ईसोफेगस में आ रहे हैं, इसकी वजह से ईसोफेगस की पीएच जो है वो एसिडिक आ रही है। GERD के डाइटरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें पेशेंट को सजेस्ट करना है कि एक साथ ओवर ईटिंग ना करें, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स यानी कि खाने को 2 या 3 बार में एक खाएं। दूसरी चीज़ अवॉइडेंस ऑफ द चॉकलेट, कैफीनेटेड जितनी भी बिवरेजेस होती हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग सिजेशन एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो हमारे कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लिया जाए या फिर खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। और अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद सोएं। शाम का जो खाना है उसके लिए ये एडवाइस दी जाती है। और मॉर्निंग में भी अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें। दूसरी चीज़ हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप लो फैट हाई फाइबर डाइट खाइए, खाने के तुरंत बाद मत लेटिए। और आपके जो अगर आपको रात को सोते टाइम खट्टी डकारें आ रही है या फिर अगर आपको लगता है कि आपके गले में खट्टा खट्टा सा आपको कुछ फील हो रहा है तो आपके जो बेड का हेड है, हेड ऑफ द बेड जो है उसको एलिवेट कर दीजिए 15 to 30 सेंटीमीटर, यानी कि 15 से 30 सेंटीमीटर। अगर हमारा क्लाइंट ओबेस क्लाइंट है तो आप उसको एडवाइस दीजिए कि एक्सरसाइज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, अपने वेट को लूज करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं और कम वेट करने के लिए कोशिश करें बिकॉज ओबेसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द GERD बिकॉज ओबेस क्लाइंट में स्टोमक पर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से स्टोमक के कंटेंट के रिफ्लक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम GERD के फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो हम इसमें पेशेंट को हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं जो कि स्टोमक में गैस्ट्रिक कंटेंट के सीक्रेशन को सप्रेस करने का काम करते हैं। साथ में हम पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI जो होते हैं उनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डॉक्टर यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं सर्जरी। एक सर्जरी होती है जिसका नाम होता है नीसेन फंडोप्लिकेशन। नीसेन फंडोप्लिकेशन में किया जाता है कि अगर हम इस तरीके से बात करें कि ये ईसोफेगस है और ये हमारे स्टोमक का एंट्रेंस है। ईसोफेगस और स्टोमक के एंट्रेंस पर जो वाल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज होने की वजह से स्टोमक कंटेंट वापस ईसोफेगस में बैकफ्लो हो जाते हैं। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, स्टोमक और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के बीच में जो वॉल है उस पर सूचरिंग कर दी जाती है, यानी कि एक तरीके से टाँके लगा दिए जाते हैं और सूचरिंग के जरिए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और स्टोमक के एंट्रेंस को टाइट यानी कि वापस से सिकोड़ दिया जाता है, यानी कि छोटा कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द नीसेन फंडोप्लिकेशन। दूसरी सर्जिकल प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हम उसको एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बोल सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटा प्रोसीजर। स्ट्रेटा प्रोसीजर में एक एंडोस्कोपिक कैथेटर इंसर्ट करके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पर हाई एनर्जी यानी कि हाई टेम्परेचर की रेज को एम किया जाता है, जिसके जरिए वहाँ पर एक छोटे छोटे लीजन्स बना दिए जाते हैं। उन छोटे छोटे लीजन्स की वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का डायमीटर छोटा हो जाता है और वो पहले जितना, इट मीन्स कि मान लीजिए पहले वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अगर डिजीज कंडीशन की वजह से लूज हो पा रहा था तो पहले से वो कम रिलैक्स होगा। कम रिलैक्स होने की वजह से स्टोमक कंटेंट वापस से रीगर्जिटेट या रिफ्लक्स नहीं कर पाएंगे। रिफ्लक्स नहीं कर पाने की वजह से डिजीज कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है।
और ये जो प्रोसीजर होती है कॉन्शियस सेडेशन में की जाती है, यानी कि पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में अवेयर होता है। बस एंडोस्कोप इंसर्ट करने के लिए गार्गल्स स्प्रे ऑफ द, यानी कि जो लिग्नोकेन स्प्रे होते हैं उनके ज़रिए पेशेंट के गले को, टंग को एंड जो थ्रोट है उसको सिडेट कर दिया जाता है, बट पेशेंट इज़ नॉट फुल्ली सिडेटेड। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारी ये डिजीज़ है GERD, ये कंप्लीट होती है। इन फ्यूचर भी हम इसी तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज़ पोर्शन को एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो to your friends and to your colleagues. Thank you so much. Have a good day.